डेटा इंटेलिजेंस यूनिट है, उसकी एक विजुअलाइजेशन सबको दिखाता हूं, जिसमें दिखता है कि किस तरीके से अभी भी पंजाब में काफी आग लगी हुई है। मतलब पहले की तुलना में संख्या थोड़ी कम हो रही है, लेकिन अभी भी बहुत फार्म फायर्स हैं। लेकिन अगर हम आप ही के नेताओं के कैंपेन भाषण सुने, जिसमें आप कह रहे थे हम आए और प्रदूषण की समस्या खत्म, ये देखिए अक्टूबर 13 से शुरू हो रही है ये तस्वीर, जहां पे किस तरीके से पंजाब में जो आग लगी है खेतों में, उसकी संख्या बढ़ रही है। देखिए अक्टूबर 28 आते आते कितनी बढ़ जाती है, और फिर एकाएक पूरे राज्य में आग ही लगी हुई है सब तरफ। तो ये तो आपने कहा था कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगी, जो आपने जो टाइमलाइन खुद ही सेट की थी उससे तो कुछ किया नहीं आपने उस हिसाब से। देखिए राहुल जी, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगती है कि सरकार लोग चुन के भेजते हैं 5 साल के लिए। कुछ सरकारों से तो आप 10 साल बाद भी कोई सवाल नहीं पूछते, महंगाई क्यों हो गई, बेरोजगारी क्यों हो गई, उसको तो आप छोड़ दीजिए। कम से कम अच्छी बात यह है कि आपको आम आदमी पार्टी पे इतना भरोसा है कि हम अपने 5 साल के वादे 1 साल में पूरे कर देंगे, ऐसा आपकी बात से लगता है। बिल्कुल राहुल जी, हमारी प्रतिबद्धता है कि हम पंजाब में स्टबल बर्निंग कम करेंगे, हम वहां से आने वाले प्रदूषण को कम करेंगे। और जैसा आपका ही डेटा दिखा रहा है, मैं अक्सर आपकी वेबसाइट और ट्विटर पे देखती रहती हूं, आपके डेटा इंटेलिजेंस यूनिट का डेटा खुद दिखा रहा है दैट इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर स्टबल बर्निंग इन ऑल स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, अगर सबसे ज्यादा रिडक्शन किसी स्टेट में हुआ है तो वो पंजाब में हुआ है, आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद हुआ है पिछले 1 साल में। यही डेटा अगर आप हरियाणा का देखिए, यही डेटा अगर आप उत्तर प्रदेश का देखिए, तो ये नजर आता है कि उन सरकारों ने एक चवन्नी भर भी रिडक्शन का कोई काम नहीं किया। दूसरी बात, ना सिर्फ इतना, आपने कहा वो पूसा यूनिवर्सिटी का डीकंपोजर है, वो डीकंपोजर हम छिड़क देंगे। अब सुन लीजिए पूरी बात। दिल्ली का प्रदूषण पंजाब से आता है, उसके साथ हरियाणा से भी आता है, उत्तर प्रदेश से भी आता है। ना सिर्फ ये, आज अगर आप ये देखिए, अभी मैं यहाँ पे आ रही थी थोड़ी देर पहले ही, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 500 इलेक्ट्रिक बसेस फ्लैग ऑफ करी। आज दिल्ली में 1300 इलेक्ट्रिक बसेस की फ्लीट है, जो देश में सबसे बड़ी फ्लीट है। किसी भी और आज किसी भी शहर में इतनी इलेक्ट्रिक बसें नहीं हैं। आप एनसीआर को देखिए, आप प्रदूषण की बात कर रहे हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, साहिबाबाद, गाजियाबाद, आपको पता है इन सारे शहरों को मिला के एनसीआर में कितनी इलेक्ट्रिक बसेस हैं? गेस करिए। 100, 200, 500, कितनी है? राघव बताओ भाई। नहीं, आप बताएं। टोटल इलेक्ट्रिक बसेस पूरे एनसीआर, जिसमें नोएडा, गुड़गांव, साहिबाबाद, गाजियाबाद, ऑल रूल्ड बाय बीजेपी स्टेट्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस इज 0, नील बटे सन्नाटा। तो मैं ये भी आपसे चाहूंगी कि दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार जो प्रयास कर रही है, उन प्रयासों को रिकॉग्नाइज करिए। हम और बेहतर प्रयास करेंगे, लेकिन इन सवालों का जवाब कि प्रदूषण दिल्ली में क्यों हो रहा है और आसपास के राज्यों की सरकारों को देना पड़ेगा, हरियाणा को भी देना पड़ेगा। डीकंपोजर का क्या हुआ? आपने बोला पूसा का डीकंपोजर है, इसको छिड़क देंगे पंजाब के खेतों में, सब पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए, पंजाब में डीकंपोजर भी यूज हो रहा है, पंजाब में क्रॉप पैटर्न्स भी चेंज करने पे काम हो रहा है, पंजाब में स्टबल को हम अलग अलग प्रयासों से किस तरह से यूज कर सकते हैं, चाहे कार्डबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे अदर इंडस्ट्रीज हो, उन सारे प्रयासों पे काम चल रहा है। लेकिन आपको भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि सारे सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकारों से क्यों पूछे जाते हैं। आज आपके यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के भी नेता आएंगे, इलेक्ट्रिक बसेस का सवाल उनसे पूछना तो बनता है ना, कि क्या दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहा है उसे दिल्ली से आ रहा है? प्रदूषण को ऐसा लगता है कि प्रदूषण को ना दिल्ली की एक बाउंड्री दिखती है, कि दिल्ली की एक जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उस पर कोई इनविजिबल सी दीवार बनी हुई है और सिर्फ दिल्ली में रहने वाले लोग जिम्मेदार हैं। आई डोंट नो, आप तो काफी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। कुछ दिन पहले जब प्रदूषण का स्तर बहुत बड़ा हुआ था, तो एक वीडियो वायरल हुआ था नोएडा का, रूल्ड बाय बीजेपी। वहां पे जो ये मॉनिटर्स होते हैं एयर पोल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए, जहां पे एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक मॉनिटर था जो बताता है कि कितना प्रदूषण होता है, वहां पे यूपी सरकार ने एक वाटर की स्मॉग गन लगाई हुई थी कि उसके फिल्टर के ऊपर पानी आता रहेगा तो रीडिंग गलत आती रहेगी कि वहां पे पोल्यूशन कम हो रहा है। देखिए राहुल जी,
हम भारतीय जनता पार्टी की तरह स्मॉग गन लगा के मॉनिटर पे पोल्यूशन कम नहीं करते हैं। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ला के पोल्यूशन कम करते हैं। हम इलेक्ट्रिक पॉलिसी ला के पोल्यूशन कम करते हैं। आज दिल्ली में 30% बिजली जो यूज हो रही है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हो रही है। पंजाब में स्टबल बर्निंग कम हो रहा है। हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं, पर हम ये भी चाहेंगे कि और लोग भी इसमें भागीदारी करें और राज्य भी इसमें भागीदारी करें और केंद्र सरकार भी इसमें भागीदारी करें। अच्छा, भारत में जो ज्यादातर नेता रहते हैं उनकी साधारण तौर पे एक छवि रहती है कि कुर्ते पजामे में रहते हैं, अपने आप को बड़ा सरल दिखाते हैं। आपने देखा कि आतिशी और राघव दोनों, और खास तौर से राघव, हर स्टीरियोटाइप को तोड़ते हुए चलते हैं। और हाल ही में उन्होंने एक बड़ी फिल्मी बॉलीवुड शादी भी की। और मैंने तो बाय गॉड कोई नेता इंडिया में देखा ही नहीं है जिसने कभी भी पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन किया हो। इसमें कोई परहेज नहीं है, बट इंडिया के जो नेता होते हैं ना, बड़े अपनी इमेज को केयरफुल लेके चलते। कुछ तस्वीरें हमारे पास, वो देखिए। अच्छा, आतिशी ज्यादा हंस रही, राघव शर्मा रहा है, आतिशी हंस रही, उनको लगा फंसाइए बच्चों। और ये दिख रहे हैं बॉलीवुड स्टार जैसे, और ये तो है ही बॉलीवुड आपकी वाइफ। कांग्रेचुलेशंस राघव, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको इसका आ रहे हैं बॉलीवुड से ऑफर कि छोड़ो, क्या कर रहे हो भाई, यहाँ तो राज्यसभा छोड़ो, आओ बॉलीवुड मुंबई। राहुल जी, मुझे बिल्कुल एक्टिंग नहीं आती, और अगर मैंने कभी अपना हाथ आजमाया भी, आई विल बी एन एब्सोल्यूट फेलियर एट एक्टिंग। क्यों? कई लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स करना और एक्टिंग सिमिलर नहीं है। वेल, वो दूसरी पार्टी के नेता हैं जो एक्टिंग करते हैं। हमसे तो ना एक्टिंग होती है ना हमें आती है। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा, आपने मुझे शुभकामनाएं दी। बिल्कुल एक अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया। इट्स अ न्यू बिगनिंग, अ न्यू चैप्टर ऑफ माय लाइफ, and I am absolutely blessed to have Pariniti by my side, and मेरी जिंदगी कई मायनों में बदल गई है। कैसे बदली, बताइए। और देखिए, कोई भी बैचलर जो होता है वो एक बड़ी अनऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रेसफुल जिंदगी जीता है। मेरे जीवन के लगभग हर पहलू में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आया है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं तो हमारी शादी से पहले जिंदगी शुरू होती थी, सुबह शुरू होती थी आधा दर्जन अखबार पढ़ के, स्ट्रेसफुल फोन कॉल्स के साथ। आज सुबह उठकर सबसे पहले 1 घंटा ध्यान, मेडिटेशन करते हैं। इतनी छोटी सी चीज़ जो उन्होंने सिखाई, उससे ज़िंदगी में एक बहुत बेहतरीन बदलाव आया है। और हर पहलू में आई ट्रूली थैंक गॉड कि उन्होंने मुझे एक ऐसी कंपेनियनशिप, एक ऐसी कंपेनियन दी हैं जिनके साथ मैं कहूँ मेरी ज़िंदगी बदल गई है। इट्स चेंज फॉर द गुड, एंड ज़िंदगी संवर गई है। आतिशी, आपको लगता है कि राघव ने थोड़ा फंसा दिया आपको? इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी की बड़ी सरल आम आदमी टाइप की है, मतलब बड़ी शादी होगी, 5 सितारा उदयपुर, तो उस तरह की इमेज नहीं थी। आपको लगता है कि थोड़ा सा ये शादी इंसान एक बार करता है जीवन में। हाँ। अब वो तो अच्छे से करने दीजिए यार। नहीं, होपफुली आदमी एक ही बार करे शादी, एक ही बार जरूरी है बड़ा। लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा सा ये जो आपकी इमेज है उसके कॉन्ट्ररी, मतलब ये 5 स्टार टाइप की एक इमेज आई थोड़ी सी? देखिए, आपकी इमेज राघव की शादी कहाँ पे हुई उससे नहीं आती है। आपकी इमेज आती है हमारे कामों से, जो दिन रात हम दिल्ली के लोगों के लिए, पंजाब के लोगों के लिए करते हैं। आम आदमी पार्टी की इमेज आती है जो गरीब घरों के बच्चे आज IIT JEE का एग्जाम क्लियर करके IITs में एडमिशन ले रहे हैं। आज जो दिल्ली में गरीब से गरीब परिवार को लाखों रुपए का इलाज फ्री मिलता है। आम आदमी पार्टी की इमेज आती है उस महिला से जिसको काम पे जाने के लिए बस में किराया नहीं देना पड़ता। सो आई थिंक लोग हमें हमारे काम से हमारी इमेज बनाते हैं, ना कि किसी ने क्या कपड़े पहने और किसी ने कहाँ पे शादी की। देखिए, इतना अधिकार तो हर व्यक्ति को ही होना चाहिए कि वो कहाँ पे शादी करें और क्या कपड़े पहने। अभी 3 हिंदी पट्टी के राज्यों में कांग्रेस की हार हुई, उसके बाद आपको लग रहा है कि दिल्ली और पंजाब में कुछ समीकरण बैठ सकता है आप दोनों पार्टियों का? देखिए, अगली बैठक इंडिया गठबंधन की 19 तारीख को है। उस बैठक में आगे कैसे सीट शेयरिंग और साथ मिलकर चलना है, क्या ब्लूप्रिंट देश के सामने रखना है, इन सारे अहम मुद्दों पे चर्चा होगी। मेरा अपना ये मानना है कि 1 वर्सेस 1 के फॉर्मूले के तहत अगर इंडिया गठबंधन काम करता है तो अवश्य एक वैकल्पिक सरकार, एक नई सरकार, एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट हम इस देश को दे सकते हैं। इस प्रकार के प्रयोग पहले भी हुए। हमने देखा कि 1977 के चुनाव में कैसे तमाम पार्टियां एक छतरी के नीचे आई, जिसमें वामपंथी भी थे, उसमें जनसंघी भी थे, और सबने मिलकर उस समय की एक शक्तिशाली सरकार को हराया।
इंडिया गठबंधन पिछले कई महीनों से, क्योंकि तमाम पार्टियां अपने अपने राज्यों के चुनाव में व्यस्त थी, तो बहुत रफ्तार से जैसे काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। बट मेरा विश्वास है कि अब लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और इन चुनावों से जो नतीजे आए हैं उससे एक प्रकार से पॉजिटिव भी लेते हुए और सीख भी लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और पॉजिटिव मतलब कांग्रेस थोड़ी जमीन पे आई, पहले ज्यादा उड़ रही नहीं, पॉजिटिव दोनों चीजों तरीकों से। एक तो कि सब साथ बैठ के मिलकर कैसे इस देश को महंगाई बेरोजगारी मुक्त बनाना है उस पर काम करेंगे। और दूसरा जो मैंने आपको कहा कि 2019 के मुकाबले इस 2023 के विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन की जितनी पार्टियां थी जिन्होंने ये चुनाव लड़े उन सबका वोट शेयर बढ़ा है। और कांग्रेस की जहां 2019 में इन 5 राज्यों में 6 सीटें थी, अगर वही वोट शेयर जो आज उन्हें मिला 2024 के इलेक्शंस में मिलता है तो उनकी 22 सीटें बढ़ती हैं, 28 सीटें हो जाती है। बिल्कुल ऐसा होता है और होते हुए नजर आएगा। असेंबली के ट्रेंड को आप लोकसभा में ऐसे नहीं कर सकते। यही तो भाजपा कह रही है कि अब तो चुनाव ही मत लड़िए क्योंकि 3 राज्य हम जीत गए, अब तो हम 24 जीतेंगे। मैं इसी बीजेपी के इस क्लेम को होक्स करार देते हुए ये कहना चाहता हूं कि अब इंडिया गठबंधन बैठेगा, दिल्ली पंजाब सब पे चर्चा करेंगे, बंगाल पे भी करेंगे, केरल पे भी करेंगे, यूपी पे भी करेंगे और साथ आकर एकजुट होकर। आतिश जी, मैं चाहता हूं कि जो पीछे स्क्रीन पे तस्वीरें चलने वाली हैं उनको आप जरा गौर से देखें। इसमें वो तमाम नेता हैं जब आप लोग विपक्ष में थे 2014 से पहले, जिनको आप भ्रष्ट, महाभ्रष्ट, सबसे भ्रष्ट करार दे रहे थे। अब आप लोग उन्हीं के साथ बैठे हैं। मोदी जी कह रहे हैं ये तो एक तरीके से सब डूबती हुई पार्टियां हैं, और चूंकि जैसे लालू, किसी को भी आप उठा लीजिए, शरद पवार जी हैं, लालू जी हैं, मतलब इन्हीं के खिलाफ तो आप लोगों ने मोर्चा खोला, अब इन्हीं के साथ आप चाय बिस्किट खा रहे हैं। देखिए, राजनीति किसी भी समय पे देश के सामने जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए होती है, उन मुद्दों को उठाने के लिए होती है। बिल्कुल भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था, है और रहेगा, लेकिन आज उस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए भी आपको देश के संविधान की जरूरत है और आज इस देश का संविधान खतरे में है और इसलिए इन सब पार्टियों का साथ आना जरूरी है। आज आप देखिए कि गैर संवैधानिक तरीके से संसद में दिल्ली सरकार की सारी ताकत छीनते हुए एक बिल लेके आ जाते हैं और उसके बावजूद आज कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी है। आज आप देखिए कि संसद में एक बिल आ जाता है कि जो आपका सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, जो सबसे न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेंबर होते थे, उनको हटाकर आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नॉमिनेटेड व्यक्ति को सेंट्रल इलेक्शन कमीशन में ला दिया जाता है। यह आज संविधान का हनन हो रहा है। तो आज हम देखते हैं कि देश भर में संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं और आज जो ये सारी पार्टियां साथ आ रही हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं आ रही हैं कि हमें राजस्थान जीतना है, हमें मध्य प्रदेश जीतना है, हमें दिल्ली जीतना है, हमें पंजाब जीतना है। आज ये सारी पार्टियां इसलिए साथ आ रही हैं क्योंकि हमें इस देश के संविधान को बचाना है और अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ना है तो उसके लिए इस देश के संविधान की जरूरत होगी, इस देश में मीडिया के इंडिपेंडेंस की जरूरत होगी, इस देश में जुडिशरी पे प्रेशर ना बने उसकी जरूरत होगी, इस देश में